अभी कुछ दिन पहले ही तब के कालीकट और आज के कोझिकोड में दीनदयाल जन्मशती का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये पूरा वर्ष दीनदयाल जन्मशती के रूप में मनाने वाली है। भारत सरकार ने भी दीनदयाल जन्मशती को मनाने का तय किया है और आज हम सब के लिए आनंद का विषय है कि दीनदयाल जी के संपूर्ण जीवन को दीनदयाल संपूर्ण वाङ्मय के रूप में आज जनता के सामने रखने का एक काम संपन्न हुआ है। ये 15 खंडों में दीनदयाल जी के संपूर्ण जीवन को, उनके द्वारा लिखे गए आलेखों को, उनके भाषणों को, दिए गए अलग अलग वक्तव्यों को, प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को और उस समय तत्कालीन जो समस्याएं थी उस पर जनशंका और दीनदयाल जी का जो दृष्टिकोण था उसका संकलन ये 15 खंडों में किया गया है। मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, मगर इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि 15 खंडों में दीनदयाल जी का ये संपूर्ण वाङ्मय जो लोगों के सामने आया है वो निश्चित रूप से न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, समाज जीवन में देश के लिए काम करने वाले हर एक कार्यकर्ता के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप लिए व्यक्तित्व का विकास अगर करना है और राजनीति में काम किस तरह से जल कमलवत रहकर किया जा सकता है, अगर वो ढूंढना है तो ये खंडों में बहुत सरलता से उसकी प्राप्ति होगी। दीनदयाल जी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें कहने को है, मगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय भैया जी भी है यहाँ पर, वो बात बताने वाले हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि दीनदयाल जी ने जो बातें उस समय रखी थी और पूरी दुनिया को उस समय जिन चीज़ों से उन्होंने चेतावनी दी थी, आज एक विकराल समस्या बनकर हमारे सामने खड़े हैं। प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए, दोहन होना चाहिए। मनुष्य और प्रकृति के बीच में परस्पर अवलंबन को समझाते हुए विकास और प्रकृति के शोषण का संतुलन बनाने का उन्होंने जो उस वक्त इंगित किया था, आज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसके सामने, वो दुनिया के सामने खड़ी है। अगर एकात्म मानववाद ने दिखाए हुए रास्ते पर विकास की अवधारणा सुनिश्चित की होती तो आज शायद इस समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। राजनेता के रूप में दीनदयाल जी के काम को बहुत कम लोगों ने दुनिया के सामने रखा है। एक चिंतक, एक विचारक, एक संगठनकर्ता के रूप में ही दीनदयाल जी को देखा गया है। मगर मैं जब दीनदयाल जी के जीवन की ओर देखता हूं तब ये बिंदु भी लोगों के सामने रखना मुझे उचित लगता है कि ये दीनदयाल जी एक सफल राजनेता भी थे। एक ऐसे कालखंड में जनसंघ की स्थापना हुई जब पूरे देश में आजादी के आंदोलन का पूरा यश कांग्रेस के खाते में क्रेडिट हुआ दिखाई पड़ता था और कांग्रेस का सूर्य मध्याह्न में था। तब जनसंघ की स्थापना हुई और 52, 57, 67, 62 और 67 सारे के सारे चुनाव में जनसंघ ने प्रगति ही की।
निरंतर बढ़ने वाली पार्टी उस कालखंड में अगर कोई रही तो जनसंघ ही रही। और 67 के चुनाव के बाद स्थिति ऐसी आई कि समाजवादी, साम्यवादी और स्वतंत्र पार्टी से भी सबसे बड़ी पार्टी जनसंघ बनकर उभरी और कई राज्यों में सम्मिलित सरकारें भी हुई। तो दीनदयाल जी का जीवन का ये पहलू शायद बहुत कम लोग आगे रखते हैं, मगर सिद्धांत के आधार पर राजनीति कर कर, संगठन के आधार पर राजनीति कर कर, राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति कर कर एक पार्टी को मजबूत बनाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण दीनदयाल जी ने हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना और राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति की कल्पना, ये दीनदयाल जी की भारतीय राजनीति को भेंट है। पहली बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रेखांकित करने का काम दीनदयाल जी ने किया था। और आज दीनदयाल जी ने जो विचारधारा के आधार पर राजनीतिक पार्टियां चलनी चाहिए, वो विचार का एक बीज बोया था। आज मुझे कहते हुए आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बड़ा वट वृक्ष बनकर आज दुनिया के सामने वो बीज खड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हम वही रास्ते पे आगे चले और देश के कल्याण के लिए सतत प्रयासरत रहें। आज एक सुभग समन्वय ही है कि जिस वर्ष में दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी वर्ष आया है, वो वर्ष में आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में है। और ये सरकार श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चल रही है। वो सरकार ने अंत्योदय को किस तरह से सरकारी योजनाओं में ढाला जा सकता है, अंत्योदय के विचार को सरकारी योजनाओं के माध्यम से किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, और अंत्योदय को गरीब कल्याण के एक रास्ते पर कैसे लिया जा सकता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। इतने बड़े देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास की प्रथम पंक्ति पर लाने के लिए 2.5 साल से कम समय के अंदर जो प्रयास हुआ है, मैं मानता हूं आजादी के 67 सालों में कभी ऐसा कालखंड देश में नहीं आया था। समृद्ध भारत उसकी कल्पना को भी चरितार्थ करते हुए गरीब कल्याण और समृद्ध भारत दोनों को एक साथ कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, वो द्वंद्व में से मोदी जी ने सरकार को बाहर निकाला है। पहले ऐसा माना जाता था कि वेलफेयर स्टेट की रचना, कल्याण राज्य की कल्पना और विकास दोनों के बीच में एक अंतर विरोध है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि गरीब कल्याण के साथ साथ राष्ट्र समृद्ध भी बन सकता है। आज दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला अर्थतंत्र भारत बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुरक्षित भारत की कल्पना को भी इस सरकार ने बड़े संयम के साथ चरितार्थ किया है। हमने शांति के रास्ते से एक भी डग इधर उधर ले जाए बगैर मक्कमता के साथ अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, एक गौरवशाली भारत की रचना भी जो दीनदयाल जी के संपूर्ण विचार में से निकल कर आता है, गौरवशाली भारत की रचना आज कहने में दुनिया भर में कहीं पर भी भारतीय बैठा होगा, उसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि आज भारत विश्व की प्रथम पंक्ति के देशों में विराजमान है। वो ये 2.5 साल की कम अंतराल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज दीनदयाल संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी
और माननीय भैया जी के हाथों से हुआ है। मैं मानता हूं कि जिस टीम ने इसके लिए इतना लंबा और धैर्यपूर्ण पुरुषार्थ किया है, वो टीम को जितनी भी बधाई दे वो कम है। श्री महेश चंद्र शर्मा, श्री राम बहादुर राय, अच्युतानंद मिश्र, जवाहरलाल जी और उनके नेतृत्व में ये लोग हर सप्ताह बैठते थे, मगर उनके नेतृत्व में बहुत सारे कार्यकर्ता ने, बहुत सारे वरिष्ठ अपने नेताओं ने इसके लिए पुरुषार्थ कर कर 1 साल से कम समय के अंदर इसको दीनदयाल जी के जीवन को शब्द दे देने का काम किया है। मैं पार्टी की ओर से महेश चंद्र जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। मेरे अपने हमारे प्रधानमंत्री जी से 100 मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान अब गंदी राजनीति करने के ऊपर उतर आया है।